आज के शो में। रुपए की मुसलसल गिरावट, गैर यकीनी के बादल छा गए। पाकिस्तानी रुपया बदतरीन कारकर्दगी के लिहाज से एशिया में सरे फहरिस्त। स्टेट बैंक के तखमीने क्या धरे के धरे रह गए। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। माशी हवाले से हमने बात की, आपके सामने सूरत हाल की कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, इम्पोर्ट्स, आपके एक्सटर्नल अकाउंट पे जो इंस्टेबिलिटी हमें नज़र आती है, लेकिन आपको ये बताएं कि गैर यकीनी की सूरत हाल मजमूई तौर पर हमें नज़र आ रही है और ये गैर यकीनी की सूरत हाल इम्पैक्ट कर रही है आपकी स्टॉक मार्केट को। मैंने कुछ देर कबल चेक किया तो तकरीबन 24 अगस्त से लेकर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके आउटफ्लोज, नेट आउटफ्लोज तकरीबन $14 मिलियन के हो चुके हैं। बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स भी इस पर तकरीबन $9 मिलियन के आउटफ्लोज या सेलिंग कर चुके हैं। इसी तरह यानी स्टॉक मार्केट को अगर आप देखें तो वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी रही है मई 2021 से, और इसी तरह से दीगर अगर इंडिकेटर्स में सब में अहम इंडिकेटर जो आपका रुपी डॉलर पैरिटी है मुसलसल गिरावट का शिकार है। हमने देखा कि जहां मई के अंदर हम बेस्ट परफॉर्मिंग थे एशिया में, अब हम वर्स्ट परफॉर्मेंस में आ चुके हैं। और आपको फेरिस्त के लिहाज से बताएं तो ममालिक फिलिपींस और दीगर ममालिक हैं, 13 ममालिक हैं, उसमें वर्स्ट तरीन पाकिस्तानी रुपया जो है उसका शुमार इस वक्त हो रहा है कारकर्दगी के लिहाज से। 152 का हाई था और उसके बाद 167 और आज ओपन मार्केट में 170 तक मामला चला गया था। तो ये इस वक्त सूरत हाल है और इस गिरावट की वजह से एक गैर यकीनी के बादल पाकिस्तान में मईशत पे छाए हुए हैं। इसके अलावा PIB ऑक्शन जोन में जो बिड्स आ रही हैं या दीगर अवामिल जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब प्रोग्राम में साथ हैं, इन्होंने इन इंडिकेटर से बात भी की है कि जो नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर हफीज़ पाशा साबिक वज़ीर हैं और इस पर माशी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे पहले मैं यही आज प्रोग्राम का शुरुआत करते हुए, ऐसे गैर यकीनी के बादल आपने इससे कबल शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में जो इतना इम्पैक्ट आपने शुरू में अपने पैरा में लिखा है आर्टिकल के, ये इतना सेल्डम हुआ है कभी इससे कबल के इतनी अनसर्टेनिटी छा गई हो एकदम पाकिस्तानी मईशत पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने मेरा आर्टिकल देखा है। बात यह है कि इस वक्त जो गैर यकीनी हालात हैं उसमें सिर्फ माशी वजूहात नहीं है, उसमें हर तरह के वजूहात हैं और इसलिए सब मिल मिला के कुछ सियासी हैं, उससे ज़्यादा कुछ हमारे जो अफ़गानिस्तान में हुआ है। और अल्लाह के फजल से हुकूमत तो बन गई, मगर अब ये देखना है कि आगे चलकर क्या होता है। और चौथी बात यह है कि सबसे बड़ा जो शॉर्ट टर्म में परेशान कुन बात है वो कोविड है। तो आप 4 चीज़ें एक वक्त पर देख रहे हैं। ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम जब से मैं रिसर्च कर रहा हूँ पाकिस्तान पर पिछले कोई 35-40 साल मैंने ऐसा वक्त नहीं देखा। सिर्फ एक वक्त था मुझे याद है, मगर उस वक्त हमारी उम्र कुछ कम थी और वो 1971 था। और डॉक्टर साहब ये बताएं, क्योंकि जो सूरत हाल है इसका इम्पैक्ट जो आया जैसा मैंने कहा वो आपको किन चीज़ों में नज़र आ रहा है? स्टॉक मार्केट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सारे असरात जो हम देख रहे हैं रुपए के ऊपर, ये सारे इसी वजह से हैं जो आप कह रहे हैं आपने नहीं कभी देखे 40 साल में ऐसे हालात? दूसरी तरफ जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में एक ठहराव सा आ गया है का। एक दिन स्टॉक मार्केट गिरता है जिस तरह आज गिरा और उसके अगले दिन थोड़ा सा बढ़ता है, मगर ओवरऑल डिक्लाइनिंग ट्रेंड तो है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि हमारे जो फॉरेन कंपनीज हैं उन्होंने अपने प्रॉफिट्स की रिपैट्रिएशन जो है उसको दोगुना कर दिया है। यानी कि उन्हें एहसास है कि रुपए गिर रहा है तो जितने रिजर्व्स हैं जल्दी जल्दी उनको कन्वर्ट करो। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है। तीसरी तरफ आपने ये भी देखा है कि रेमिटेंसेस में पिछले महीने, इनफैक्ट जुलाई के महीने में कुछ कमी आई थी 2%। और उसकी वजह यह है कि अब कुछ लोगों को इजाज़त मिल रही है ट्रैवल करने की, और जब ट्रैवल का आगाज होगा बड़े पैमाने पर तो उसका इम्पैक्ट जो होता है रेमिटेंसेस पर तकरीबन 2.5 से 3 अरब डॉलर तक हो सकता है कमी। और सबसे एक और बड़ी अहम बात यह है कि जिस अंदाज से बाहर से जो इंपोर्ट की कीमतें बढ़ रही हैं डॉलर्स में, वैसा भी बहुत कम हुआ है। और उसकी वजह यह थी कि पिछले साल कोविड के बाद बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई थी। अब आपको याद होगा तेल की कीमत $40 फी बैरल तक गिर गई थी, अब ये 70 के ऊपर है।
तो इस लिहाज से अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा हो गई है और इस बात पे हम सबको परेशानी है। अच्छा, हम सब परेशान हैं, लेकिन पहले हमें ये बताया गया कि स्टेट बैंक ने कहा कि ये तो रिकवरी है इकोनॉमिक और करंट अकाउंट डेफिसिट के अगर नंबर्स बढ़ रहे हैं तो इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। तो इसको शुरू में अनसर्टेनिटी ली जा रही थी, लेकिन अब आपको लगता है कि गवर्नमेंट सर्कल्स में भी ये अब गूंज है और वो सर जोकर बैठ चुके चाहिए उनको कि अब ये अनसर्टेनिटी आ चुकी है और ये गैर यकीनी के जो बादल हैं ये छा गए मईशत के ऊपर? देखिए, सारे इंडिकेटर्स तो ये वाजे कर रहे हैं, जिस तरह आपने भी जिक्र किया और मैंने कुछ और इंडिकेटर्स की भी बात की है। देखिए, हमारा शरह नमू में तो कुछ इजाफा तो हुआ लास्ट ईयर, अल्लाह के फजल से तकरीबन 4% इजाफा। इस साल का टारगेट 4.8 है। अब उसमें भी एक तो कुछ परेशान कुन खबर यह है कि कपास की फसल जो टारगेट किया जा रहा था वो शायद उतनी ना हो। दूसरी तरफ बारिशें कम हुई हैं, पानी की सप्लाई कम है। हो सकता है रबी क्रॉप में आपका जो गंदम की पैदावार है उसमें भी इतना इजाफा ना हो। तो ये भी एक नई अनसर्टनिटी है जो अभी वाज़ेह तौर तक नज़र नहीं आई है, मगर इशारे मिल रहे हैं। तो शरह नमू जो है वो अगर हम 4 और 5 के बीच में हासिल कर लेते हैं इस साल तो बहुत बड़ी बात है। मगर जो मैं समझता हूं कि यकीनन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब को इस बात का एहसास हो चुका है और वो भी आईएमएफ अगले महीने हमें उनसे बातचीत करनी है और आईएमएफ के आने से पहले करंट अकाउंट डेफिसिट में जो खसारा होने का खतरा पैदा हो गया है। अब देखिए, पिछले महीने जुलाई के महीने में तो तकरीबन $800 मिलियन था। उससे पहले आपको याद होगा जून में तो रिकॉर्ड लेवल पे चले गया था। तो अब आईएमएफ जो है उनका अभी तक रुझान जो था वो बजट खसारे को कम करने पे था। अब वो ये भी शुरू कर देंगे कहना कि आपको इस तरह के इक़दामात करने हैं कि आपका करंट अकाउंट कम हो। उसके माने क्या है? रुपए को और गिराएं, सूद को और बढ़ाएं, तो हम फिर से उस जाल में फंस जाएंगे जो हम 19-20 में रहे और हालात हमारे काफ़ी परेशान कुन रहे उस अरसे में जब हमने रुपए को बड़े तेज़ी से गिराया। और एक वक्त ऐसा था, आपको याद होगा, जब सूद को 6% से 13.25% तक लेके चले गए थे। तो अब आईएमएफ के साथ बातचीत में एक नया पहलू पैदा हो गया है और वो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। करंट अकाउंट पे आप क्या कर रहे हैं? आपका जो खसारा है वो तो बहुत बढ़ रहा है। लिहाजा ये भी अनसर्टनिटी बहुत सख्त है कि आईएमएफ प्रोग्राम के साथ क्या हो। एग्जैक्टली और ये जो इसका फ्यूचर है वो शौकत तरीन साहब का जो एटीट्यूड रहा है आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से कबल उन्होंने कहा था कि गन पॉइंट के ऊपर हमसे शरह सूद बढ़वा दी गई। तो अब अगर ये कंसर्न होता है जो जिस तरह से करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सटर्नल साइड पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो क्या करेंगे? आईएमएफ की बात मानेंगे? ये भी तो एक रिस्क है बहुत बड़ा कि आईएमएफ का जो छठा रिव्यू है वो किस तरह कंक्लूड होगा। ये एक बहुत बड़ा खतरा अपने आप में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है। ये भी डॉक्टर साहब तक आवाज़ आ रही है हमारी? हफीज़ भाई साहब तक मेरी आवाज़ इस पर नहीं पहुँच रही शायद। अगर हम राब्ता इनसे दोबारा बहाल कर सकें हफीज़ भाई साहब से, ताकि हम अहम तरीन बात कर सकें। नाज़रीन, अहम तरीन गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तानी मईशत पर जो गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं, आखिरकार किन अवामिल की वजह से छाए हुए हैं। ये बड़े अहम सवालात हैं जो हम पूछ रहे हैं। साथ हैं हमारे हफीज़ भाई साहब? नहीं जी, मुझे इस वक्त आवाज़ नहीं आ रही है। मैं एक ब्रेक ले लेता है नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। अभी आपने सुना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ये कह रहे थे कि इतनी अनसर्टेनिटी उन्होंने शायद इससे कबल नहीं देखी पाकिस्तान में, कि चारों तरफ से अफगानिस्तान की सूरत हाल हो या कोविड हो या फिर आईएमएफ का जो रिव्यू आगे है। और बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी जब उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हुई, उन्होंने कहा कि आगे शरह सूद का क्या होगा। आईएमएफ कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखकर ये ना कह दे कि शरह सूद दोबारा बढ़ा दें, जो एक रिस्क बनता जा रहा है आपकी इंपोर्ट सिचुएशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखते हुए। लेकिन जो अनसर्टेनिटी है, जो इस वक्त गहरे बादल छाए हुए हैं रुपए के ऊपर और मजमूई तौर पे मईशत के ऊपर, स्टॉक मार्केट रेंज बाउंड है। आप देख रहे हैं मई से रेंज बाउंड है। फॉरेन इन्वेस्टर्स नेट आउटफ्लो तकरीबन $24 मिलियन का सिर्फ $14 मिलियन का सिर्फ 24 अगस्त से हो चुका है। इसी तरह से आपके PIBs के लॉन्ग टर्म ऑप्शंस जो हैं उसमें बिडिंग आप देखें और भी बहुत से मामले हैं।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो रिपैट्रिएशन की बात वो कर रहे थे, प्रॉफिट्स जो निकालने हैं फॉरनर्स, तो ये सब अवामिल बता रहे हैं कि अनसर्टनिटी और गहरे बादल गैर यकीनी के छाए हुए हैं। मेरे साथ शारिक वोहरा साहब सदर हैं कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के, हमें ज्वाइन करें, समझ आपने ज्वाइन किया। मलिक बुस्तान साहब, इस्लाम मलिक बुस्तान साहब जो कि फॉरेक्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करें स्टूडियो से, आपका बहुत शुक्रिया। बुस्तान साहब, आपका मैंने एक बयान देखा, आपने कहा कि ये जो बॉन्ड्स के हवाले से भी एक प्रेशर बन रहा है, जो गवर्नमेंट ने एक डेट रखी हुई है सितंबर एंड की, और आपने मुतालबा किया था इसे बढ़ाने का। ये माजरा क्या है? लोग डॉलर में पैसा डाल रहे हैं बॉन्ड से निकाल के 40,000 वाले। जी जी बिल्कुल, ये सही माजरा है। और मैं समझता हूँ हुकूमत ने, मैंने कल स्टेट बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे मोहम्मद अली मलिक साहब से रिक्वेस्ट की है। मैं समझता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हमें भी बड़े फ़ोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी अवाम ने जो अपने डॉलर घरों में रखे हुए थे प्राइस बॉन्ड और जो लॉकरों में रखे थे वो तो अपने तब्दील करा रहे हैं, लेकिन जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं, वो कमर्शियल फ्लाइटें बंद होने की वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, उनके भी प्राइस बॉन्ड लॉकरों में पड़े हैं। तो वो चाहते हैं कि इस डेट को एक्सटेंड किया जाए ताकि हम जो है आके अपने जो प्राइस बॉन्ड उनको तब्दील करा सकते हैं पाकिस्तानी रुपए में। अगर टाइम बाहर हो गया तो उन्हें बड़ा नुकसान होगा। तो मैं समझी ये उनका हक बनता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का मुल्क पे बड़ा एहसान है। ये मुल्क मैं समझता हूँ उन्हीं की वजह से चल रहा है। सालाना जो आपको तकरीबन $3 अरब माना भेज रहे हैं, और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। ये एक वजह है ना बुस्तान साहब, ये एक अवामिल है जिसकी वजह से डॉलर ऊपर जा रहा है, और भी बहुत से रीजंस तो होंगे ना, और वो क्या है अगर आप रीज़न बहुत सारे हैं। इसका मैंने पूछा, सबसे बड़ा रीज़न तो अफगानिस्तान हमारे लिए दर्द सर बन गया हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पे अकाउंट उनके फ्रीज हो गए हैं। अमेरिका ने तकरीबन $10 अरब के थे, और वो हुकूमत टोटली इमदाद पे चल रही थी। हर 15 दिन बाद उनके तकरीबन कोई $500 मिलियन आते थे जो कि अफगान फोर्सेस को और अमेरिकन को और अफगान हुकूमत को दिए जाते थे। तो वहाँ से हमारे जो 30,000 पाकिस्तानी और अफगानी डेली मूवमेंट करते हैं दोनों कंट्री की, तो वो अपने साथ $5 से $7 मिलियन रोज़ाना पाकिस्तान वापस, क्योंकि यहाँ रेट ज़्यादा था वहाँ रेट कम था। अब जब से उनके अकाउंट फ्रीज हुए हैं तो अब वो उल्टा हो गया। अब हमारे लोग जब जाते हैं तो साथ लेके जाते हैं $1,000-2,000, तो $1.5 से $2 मिलियन डेली हमारी डिमांड वहाँ बढ़ गई है। और इसके अलावा वहाँ की एलसियाँ, इम्पोर्ट एलसी बंद हो चुकी है, उनकी एलसियाँ खुल नहीं रही। तो जो ड्यूल नेशनलिटी वाले अफगानी हैं उन्होंने यहाँ से एलसियाँ खोलनी। आप देखना अगस्त में 15 दिन में आपका इतना ज़्यादा तकरीबन $500 मिलियन का बिल बढ़ गया। आप यानी कि पिछले महीने आपने टारगेट 5.5 था, अब 6.5 हो गया। तो उसकी बुनियादी वजह है कि अफगान फैक्टर इसमें शामिल हो गया। सही। और तीसरा, पाकिस्तानी मईशत के अवामिल भी हैं यकीनी तौर पे, जो पाकिस्तान में इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, उसकी डिमांड जो आ रही है। जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को, हुकूमत को और शौकत तरीन साहब को, जैसे उन्होंने बयान भी दिया है कि हमारा टारगेट 5.5 बिलियन था और ये $1 बिलियन कैसे बढ़ गया। तो मैंने बताया बढ़ने की वजह, बड़ी वजह तो एक अफगान थी और दूसरा वैक्सीन बड़ी इंपोर्ट की जा रही है, क्योंकि हुकूमत ने कहा कि 10 करोड़ वैक्सीन वाली बात है, या ये जो रॉ मटेरियल वाली बात है, वो तो एक वन ऑफ बात है ना कि एक बार आई और $200 मिलियन का शायद इम्पैक्ट था। कह रहे हैं गाड़ियां भी आई, तकरीबन 9,000 नई गाड़ियां या 3,000 नई और बाकी 9,000 गाड़ियां इंपोर्ट की हमने। ये भी एक रीजन बना लग्जरी आइटम्स, लैंड क्रूजर गाड़ियाँ, मतलब लग्जरी चीज़ों को आपको बंद करना होगा। इसके अलावा इंपोर्ट बिल कम करने होंगे, वरना इतना बड़ा अगर 6.5 अरब हर साल रहा तो $20 अरब का गैप आ जाएगा। कहाँ से पूरा करेंगे? $50 अरब अगले 2 साल में हुकूमत ने वापस करने हैं, इंटरेस्ट अलग लग रहा है। तो हमें अभी से कुछ इंपोर्ट बिल अपने कम करने होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। इसके अलावा अफगानिस्तान की हमारी पहले $3 अरब की एक्सपोर्ट होती थी, एक वक्त था, तो उससे हम दोबारा फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे आला हुकाम ने जो वहाँ का दौरा किया है तो ये बड़ा मस्बूत रहा है, उसी से फ़ायदा उठाते हुए हम जो है वहाँ मादनियात हैं। तो मैं अगले दिन डेटा पढ़ रहा था, $30 खरब के ज़ेर ज़मीन ज़खायर हैं, जिसमें मादनियात में सबसे जब $550 अरब के वहाँ तांबा है, और इसके अलावा लिथियम जो कि दुनिया के इस वक्त सेकंड एनर्जी बन गई। तमाम लैपटॉप हैं, मोबाइल फ़ोन है, इलेक्ट्रिक बैटरी हैं, उसी से बन रही है। और सबसे बड़ा इंपोर्टर जो है वो चाइना है। तो हम इसी को अगर हम पुरअमन तरीके से उनसे तल्कात बार को दुनिया को कायल का ले, और तालिबान पे बड़ी जिम्मेदारी है वो हुकूमत अगर बनाते हैं और दुनिया ये बहुत सी अहम बातें। लेकिन आपकी बातों से जो हम सुनने में लग ये रहा है कि हमें बड़े रेडिकल मेजर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि आगे अफगानिस्तान का प्रेशर मजीद बढ़ना है, कम तो होना नहीं। जो भी वहाँ से डिमांड आ रही है या जो भी हमारा आगे लग्जरी आइटम्स हैं, सख्त फैसले करने पड़ेंगे इस वक्त, वरना मामला बिगड़ेंगे। शारी साहब, आपकी मैं राय जानना चाहूँगा, क्योंकि ये जो इन्वेस्टर बतौर आप, क्योंकि आप खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, KCCI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यों पैसा रिपैट्रिएट भी कर रहे हैं? मैंने देखा कि जो 29% डिक्लाइन तो वैसे था मजमूई तौर पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 2020-21 के माली साल में, 30% जुलाई 2021 में डिक्लाइन हुआ है एनुअल।
ईयर ऑन ईयर, और जो आउटफ्लो ऑफ प्रॉफिट्स हैज जंप्ड अप बाय 115% इन जुलाई 2021, यानी 115% इजाफा हुआ है उन्होंने जो प्रॉफिट्स रिपैट्रिएट किए हैं। आपके मार्केट से 14 PSX से निकलना है, $14 मिलियन निकल गया 24 अगस्त से। पैसा निकाल क्यों रहे हैं फॉरनर्स? उन्हें क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान में, क्यों ऐसे? देखिए, इसमें कई अवामिल हैं। मसलन ये कि रीजन में अगर जो तालिबान की गवर्नमेंट आ रही है और उसकी स्टेबिलिटी कब तक होगी, इसका अभी फैसला नहीं हुआ। मतलब कोई फैसला कर नहीं सकता, फोरकास्ट भी नहीं कर सकता कि भाई ये स्टेबल गवर्नमेंट कब बनेगी। तो एक रीजन में एक ये भी नेगेटिविटी आई है वेस्ट में, और वो लोग जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के, उन्होंने अपना पैसा बाहर निकाला। दूसरा, आपको पता है कि पाकिस्तान का फ्रंटियर मार्केट है MSCI का जो इंडेक्स का जो रीएडजस्टमेंट होने जा रहा है, उसमें बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये शायद ओवरऑल पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए कि वहाँ पर रूम बन जाएगा उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि लोकल इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान में। स्टॉक एक्सचेंज का जो बिहेवियर है नहीं, मैं स्टॉक एक्सचेंज के अलावा जो प्रॉफिट्स रिपैट्रिएट कर रहे हैं 115%, जो FDI भी कम हो रही है, वो तो एक सब्सटैंशियल चले हैं। स्टॉक एक्सचेंज तो आप बहुत से लोग कहते हैं कि नैरो बेस है, उस पर बात भी हम नहीं करते ज़्यादा। ये तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, ये देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में बहुत अरसे से नहीं आ रही, और उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई 1 साल या 2 साल का ये कोई पिक्चर नहीं है। उसके अलावा जो प्रॉफिट्स रिपैट्रिएट, यानी जो मैंने बताया कि अपने प्रॉफिट्स जो विड्रॉ करते हैं वो, उसमें 115% का जंप है। हफीज़ भाई साहब कह रहे थे कि उनको लग रहा है कि जो रुपये है उसकी स्ट्रेंथ आगे और कम होगी, वो अभी से अपने प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं। देखिए, ये हर इंडिविजुअल का अपना परसेप्शन है, और आई एम श्योर कि जो हफीज़ पाशा साहब जिस लेवल के इकोनॉमिस्ट, डू यू एग्री विद दिस? पार्शियली आई डोंट एग्री। अच्छा, मैं ये समझ, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो डॉलर का अप्रिशिएट होना, रुपये का डिप्रिशिएट होना के जो अवामिल हैं, वो उसका एक पॉजिटिव साइड मैं देखता हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी एक्सपैंड हो रही है। पाकिस्तान की इकॉनमी एक्सपैंड होने का ये मतलब है कि वो सारी फाइनेंसिंग जो टर्फ में कोविड में स्टेट बैंक ने की थी, वो अब एक्चुअली ट्रांसलेट हो रही है इन रियल शिपमेंट्स। मशीनरी आ रही है, उसकी पेमेंट करनी है आपने, प्लस वो जब ऑनलाइन कैपेसिटी चल जाएगी, जो इम्पोर्टेड मशीनरी हमारे पास लग रही है, उसके रॉ मटेरियल्स के कितनी इंपोर्ट मशीनरी होने आई की आपको लगता है इसमें? मैं समझता हूँ कि जो टोटल $2.5 बिलियन का जो टर्फ का फाइनेंसिंग था, उसमें आई एम नॉट श्योर कि कितने परसेंट आई होगी, लेकिन आई थिंक 50% जो मशीनरी है वो शायद इससे ज़्यादा वो आना शुरू हो गई है। इंपोर्ट बिल में कितनी मशीनरी का आपको लगता है इंपोर्ट होंगे, या रॉ मटेरियल इंपोर्ट होंगे? मेरे ख्याल में रॉ मटेरियल की इंपोर्ट जो है वो तो बहुत बड़ी है, कम से कम $500 मिलियन की बड़ी है। उसमें 2 अवामिल हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री ऑनलाइन आ रही है, तो कंजम्पशन बढ़ रही है रॉ मटेरियल की। दूसरा, एक चीज़ जो बहुत सारे लोग मिस आउट कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी की जो प्राइसेस हैं वो हाईएस्ट, शायद इस सदी की अपनी हाईएस्ट लेवल पर है। प्लस जो फ्रेट है वो अपनी तारीख के बुलंद तरीन सतह पर है। वो फ्रेट जो US को पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था और $3,000 होता था, आज वो $10,000 से भी शायद क्रॉस कर गया है। इसी तरह जो पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है चाइना से या दूसरी डेस्टिनेशन से, उसमें फ्रेट का बहुत बड़ा एक एलिमेंट है। मशीनरी तो फिर इसका मतलब नहीं है ये ज़्यादा, इसमें गाड़ियाँ भी हैं, लग्जरी आइटम्स भी हैं इसमें। देखिए, 9,000 गाड़ियाँ, मैं नहीं समझता कि गाड़ियाँ जो है वो, अगर 9,000 गाड़ियाँ आई हैं, दो फिगर्स 2 महीने में, और वो इससे पहले तो शायद 9,000 का नंबर कई दफ़ा या इससे भी बड़ा नंबर पाकिस्तान की इकॉनमी सस्टेन कर चुकी है। देखें, ये बहुत सारी 2-3 वन ऑफ सिचुएशन है जिसमें पैनिक नहीं होना चाहिए। ये वन ऑफ है, लेकिन फिर पैनिक क्यों हो रही है? मार्केट आपकी जो पूरी फॉरेक्स प्रेशर पड़ रहा है रुपए के ऊपर, आपकी स्टॉक मार्केट रेंज बाउंड है, चलें वो नैरो बेस है, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर्स प्रॉफिट रिपैट्रिएट कर रहे हैं, PIBs के अंदर लॉन्ग टर्म में बिड्स नहीं आ रहे, लोग कंसर्न तो हैं आगे के मुस्तकबिल के हवाले से। मैं समझता हूँ कि कंसर्न इतना लोगों में नहीं है जितना हम मीडिया में देख रहे हैं। अच्छा। और हम देखते हैं कि मार्केट में लोग जो है वो फोरसी कर रहे हैं कि बहुत जल्दी स्टेबिलिटी आएगी। डॉलर इससे पहले भी 168 को टच करके वापस 152 पर भी गया है।
तो ये जो नहीं, अभी जो ये बता रहे थे फॉरेक्स मार्केट वाले, ये भी तो मीडिया में नहीं है, ये तो फॉरेक्स मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी एसोसिएशन को। ये कह रहे हैं कि कंसर्न्स हैं कि आगे इस वक्त क्या कहते हैं और हुकूमत इकदाम। मैं आउटराइट इस फिनोमेना को रिजेक्ट नहीं करता हूँ। आप कह रहे हैं ना मीडिया में कंसर्न्स है, लोगों में नहीं है, तो मैं उस पर बोल रहा हूँ। आप पार्शियली एक्चुअली मीडिया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ मीडिया में नहीं, फॉरेक्स मार्केट पे जो एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कंसर्न है। डॉक्टर हफीज पाशा मीडिया में नहीं है, वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। परसेप्शन हो सकता है। उनका आर्टिकल आप देखें, इन्होंने लिखा है कि वो इकोनॉमी राइजिंग अनसर्टेनिटी, इन्होंने जो लिखा है उसमें लिखते हैं कि वो जो अभी खैर उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ, द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द शॉर्ट रन एंड मीडियम रन प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान हैज सेल्डम बीन फेल्ट बिफोर। वो भी कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा नहीं देखा अपने 40 साल के कैरियर में कि इतनी अनसर्टेनिटी हो। ही इज़ नॉट मीडिया। आई नो ही इज़ नॉट मीडिया। और लेकिन मेरा जो मीडिया पर जो पॉइंट आउट मैंने किया, मेरा उसका मकसद ये था कि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। आपके ख्याल में? और मेरा एक परसेप्शन है, क्योंकि मेरे पास भी ऑन डेली बेसिस एक बहुत बड़ा कलेक्टिव विजडम आता है इंडस्ट्रियलिस्ट से, ट्रेडर्स से। तो मैं तो रोज़ बेशुमार लोगों के साथ इंटरेक्शन मेरा होता है और मैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखता हूँ। आज भी मैं बहुत मीटिंग्स अटेंड करके आ रहा हूँ और मैं लोगों को देख रहा हूँ कि वो पुरुमीद हैं और वो इस जो प्रेशर है, एक्सपोर्टर्स आर हैप्पी। देखें, हर चीज़ के दो पहलू हैं। बहुत सारे में फ्रेड भी तो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना आपके। देखिए, मैं यही आपको बता रहा हूँ कि एक्सपोर्ट्स के अंदर जो है वो फ्रेड रिफ्लेक्ट हो रहा है। इंपोर्ट भी महंगी इसलिए हो रही है और चाइना से वो जो आपको पता है मेनली हमारी इंपोर्ट जो सारा बिल है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट पर है, वहाँ से 3 टाइम्स फ्रेट बढ़ गया। और आपकी जो फॉरवर्ड बुकिंग है उस पर कितना प्रीमियम आप ले रहे हैं? मैंने जो फीडबैक लिया है अपने ट्रेडर्स से, और वो बहुत बड़े बड़े इंपोर्टर्स भी जो कि फूड आइटम्स के भी हैं, कमोडिटीज़ के भी हैं, केमिकल्स के भी हैं, पॉलीमर्स के हैं, उनका ये कहना है कि ये कोई फॉरवर्ड बुकिंग में कोई बहुत बड़ा पैनिक नहीं है। प्रीमियम मतलब है लेकिन इतना नहीं है। प्रीमियम तो जो स्टैंडर्ड प्रीमियम होता है और जो बैंकिंग चैनल का अपना एक रिस्क उनको कवर करना होता है वो शायद है, बट कोई इतना बड़ा पैनिक नहीं है। अच्छा मलिक साहब, आपकी नज़र में फिर ये किधर जाके मामला जो पैरिटी आप देख रहे हैं रुपी डॉलर की, जो कंसर्न्स हैं आपने भी बताया हमें इस पर, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, शारिक साहब का भी अपना ओपिनियन है, हफीज पाशा साहब ने भी अपना बोला, किधर आपको लगता है जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, जो भी अनसर्टेनिटी है, ये मामला रुकेगा किधर जाके? ये 1-2 रुपये 3-4 रुपये कहाँ जाके या और ज़्यादा खुदा न खास्ता बढ़ सकता है आगे जाके? क्या हो सकता है? देखो जी, जो मैं समझता हूँ कबूतर की तरह आँखें बंद करने से तो मसला हल नहीं होगा ना। मसले हल करने के लिए आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी। आंखें खोलने का मतलब है जो अभी बताया है कि फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहे हैं, जो हकीकत है वो क्यों निकाल रहा है कि वो पैनिक में कि अल्लाह ना करे अफगानिस्तान में दोबारा वैसे हालात ना हो जाएं। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है अफगानिस्तान ने जो है वो पंजशेर जो था नाकाबिल फतह था उसको फतह कर लिया है और वहाँ जो हालात अगर बेहतर होते हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जैसे अमेरिका ने ये बयान दिया है कि अगर तालिबान हुकूमत बना के उनका रवैया अच्छा रहता है और यूएनओ चार्टर का एहतराम करते हैं, इंसानियत का एहतराम करते हैं, हम उन्हें तस्लीम कर लेंगे। बरतानिया ने भी ये है, तो ये एक पॉजिटिव खबर है। और मैं समझता हूँ तालिबान ने बड़ा अपना रवैया चेंज किया। आपने देखा उनकी कोई यूनिवर्सिटियाँ खुल गई हैं और लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ भी रहे हैं, उन्होंने कोई पाबंदियाँ नहीं लगाई जो लोग समझ रहे थे कि ये दोबारा वैसे इकदाम करेंगे। अच्छी खबरें आ रही हैं और अब उन पर जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह मैं आपको बताता चलूँ, इस्लामी बैंकिंग निज़ाम है जो कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया के गैर इस्लामी ममालिक ने इसको अपनाया है। तो अगर ये इसी तरह एक इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं और दुनिया के लिए काबिल कबूल बना देते हैं, फिर एग्जाम्पल हो जाएगा। और चलिए वो तो अफगानिस्तान की हुकूमत है, उनका तर्ज हुकूमत जो भी हो, लेकिन मैं बुस्तान साहब पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या आपको नजर आता है एक्सचेंज रेट में? एक ब्रेक के बाद हम ये सवाल आपके सामने रखते हैं कि आपको क्या लगता है ये प्रेशर जो आपको नजर आता है ये बढ़कर और कहाँ तक रुपया जा सकता है, कितनी गिरावट आ सकती है? इस ब्रेक के बाद शारिक साहब से भी और दीगर लोगों से पूछेंगे, हमारे साथ रहिए। कहाँ तक जाएगा वैसे आपको क्या लगता है, किधर जाके आपको लगता है कि हाँ ठहराव आ जाना है इसमें, या ये जो सूरत हाल अनसर्टेन है ये इसको और ऊपर ले जाना है इसने? बुस्तान साहब, मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि आज डॉलर का रेट 50 पैसे इंटर मार्केट में भी गिरा है और फ्री मार्केट में गिरा है। और पिछले साल भी इन्हीं दिनों में डॉलर ने 170 को टच किया था और फिर 152 तक भी गया था। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एमनेस्टी दी थी और उसका 30 जून को जब ये ख़त्म हुई एमनेस्टी तो उसके बाद डॉलर का रेट बढ़ना शुरू हो गया। और अभी भी 500 कंपनियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हम 2000 रुपये के इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं और इसको 31 दिसंबर तक स्टैंड करें।
और हुकूमत ने कहा है कि IMF से मुज़ाकरात करके अगर एक्सटेंशन मिल जाती है डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा गिर सकता है, क्योंकि रोज़ाना हमारे पास 5 से 7 मिलियन डॉलर की बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो रही थी, वो अब रुकी पड़ी है। वो इंतज़ार करें आया दोबारा ये बहाल हो सकती है स्कीम, तो ये तो बहुत अच्छा है। वरना हुकूमत को मैं समझता हूँ जितनी जितनी महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और आवाम का गुस्सा भी बढ़ेगा। इस हुकूमत से हुकूमत के लोगों की बड़ी उम्मीदें थी और उन तमाम उम्मीदों में पानी फिर जाएगा। जितनी महंगाई बढ़ेगी, लोग एक रोटी 2 रोटी एक वक्त की रोटी से मोहताज हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में आपने कभी देखा है कि ये जो एक और ट्रेंड जो इस दफ़ा हमने देखा कि हमारे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, एक्सेप्शनली बढ़ रहे हैं, और जो दूसरी तरफ हमारा जो रुपया है वो मुस्तहकम नहीं है, क्योंकि आप हैं इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉरेक्स एसोसिएशन को। तो ये मुझे पता है कि ये इससे कबल ऐसा आपने सिनेरियो देखा था, या ये आपने बहुत कम देखते हैं ऐसा हो कि रिजर्व भी बढ़ रहे हैं और रुपया भी गिर रहा हो, ऐसा होता है? देखो ना, हुकूमत IMF का ये मुतालबा है कि आपने रिज़र्व मेंटेन करने हैं, और हुकूमत की भी कोशिश है कि हम अपने रिज़र्व 30 अरब डॉलर से ऊपर ले जाएं, और ले जाने भी चाहिए, क्योंकि अभी 6 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट अगर लगते हैं, 5 अरब भी आप रखें तो 6 महीने के लाजमी इंपोर्ट बिल आपको, तो वो भी 30 अरब डॉलर बनते हैं। एक तो ये वजह है उनको मेंटेन, वरना आपकी LC इंपोर्ट LC जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी इंटरनेशनल मार्केट में। और बाहर के हालात ऐसे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि मेरी तजवीज़ है, और मैं समझो इसको सब सराहेंगे कि इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए वो वेपन हमें यूज़ करने पड़ेंगे। लग्जरी आइटम जितने भी हैं उनके ज़ीरो मार्जिन की लस्सियाँ बंद होनी चाहिए, और सिर्फ वो चीज़ें ज़ीरो मार्जिन में होनी, जैसे खाने पीने की अशिया है, उसके बाद दवाइयाँ ऐसी हैं, मशीनरी है जो मुल्क को डेवलप कर रहे हैं। और वरना हम इसी तरह अगर इंपोर्ट को हमने बेलगाम कर दिया तो उसके बाद आपका एक्सपोर्ट तो अपनी इतनी बढ़ नहीं रही। तो हालात ऐसे हैं कि हमें इसको ऊपर अपने इंपोर्ट को कम करना होगा। अगर इंपोर्ट बिल कम होगा तो रुपये से बाद नहीं बढ़ेगा, वापस चले जाए। हुकूमत ने फैसला करना है, ये वेपन हुकूमत के पास है और किसी के पास नहीं है। सही। अच्छा, जो अब दूसरी बात जो कंसर्न्स की बात हो रही है अनसर्टेनिटी की, शौकत तरीन साहब के बारे में ये रिपोर्टेड है बाकायदा कि वो कॉमर्स मिनिस्ट्री को उन्होंने कहा कि 1 अरब डॉलर के इंपोर्ट ज़्यादा क्यों हो गए, टारगेट्स आपने जो रखे थे उससे ज़्यादा क्यों हो गए। तो ही इज़ ऑल्सो कंसर्न इस पर कि इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। और दूसरा, आप कंसर्न है क्या क्योंकि IMF आएगा अगले महीने और वो ये कह सकता है कि क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन दोबारा से इनस्टेबल है तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं, ये आपको लगता है कि खर्चा होगा, इसका हिट पड़ेगा आप लोगों को फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर? मेरा देखो जी, इसमें तो कोई मैं मलिक साहब अगर इजाज़त दें, मैं शारिक वोरा साहब का भी पहले ओपिनियन ले लूँ। मलिक साहब 2 मिनट को इजाज़त दें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी तक तो कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है कि पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट कहीं ये करंट अकाउंट डेफिसिट में जरूर डिस्टॉर्शन है। इंपोर्ट्स जो बढ़े हैं इस पर कंसर्न शो किया है, और इंपोर्ट्स जेन्युइनली बढ़े हैं, जैसा मैंने पहले कहा, बिकॉज हमारी मार्केट ग्रो कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। शौकत तरीन साहब नाराज क्यों थे? और एक मैं अभी बताऊं, अगर सही सब कुछ हो रहा है तो शौकत तरीन साहब फिर क्यों? मेरे ख्याल में जो शौकत तरीन साहब का कमेंट था, आज मैंने 2 और भी चैनल पर उस पर अपना कमेंट दिया है। आई थिंक उन्होंने जो मैसेज दिया है कॉमर्स मिनिस्ट्री को, वो ये दिया है कि वो जो फोरकास्टिंग का सिस्टम है उसको इम्प्रूव करें। अदरवाइज़ देखें, मुझे आप बताइए कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा मैकेनिज़्म है, कोई ऐसा सिस्टम है कि पूरा पाकिस्तान अपनी इंपोर्ट को फोरकास्ट करे कि मैं नेक्स्ट मंथ में कितनी इंपोर्ट करूँगा? पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। ये जो फोरकास्टिंग होती है ये प्लस माइनस हो जाती है। फॉर एग्जांपल इसलिए भी इंपोर्ट बढ़ी, वो फैक्टर्स आपने अभी डिस्कस किया। एवरेज ले लिया था ना, कॉमर्स मिनिस्ट्री तो फोरकास्टिंग एवरेज से कर रही थी। उन्होंने कहा कि आप सेंसिटिविटी एनालिसिस से उसको फोरकास्टिंग करें। एग्जैक्टली ये हुआ है। लेकिन उसके बाद उन्होंने गाड़ियों के इंपोर्ट पे भी कंसर्न शो किए ना, कि लग्जरी आइटम्स के जो इंपोर्ट हम बता रहे हैं 9000 गाड़ियों के, तो उन्होंने कहा कि ये क्यों हुए जब मैं ऑटोमोबाइल पॉलिसी दे चुका हूँ, उसका फायदा नहीं हो रहा। इसका मतलब तो इसको फिर किस कॉन्टेक्स्ट में? ऑटोमोबाइल पॉलिसी का इंपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको देखें, वो उन्होंने कहा, मैं नहीं बता रहा, उन्होंने कंसर्न वो उन्होंने किस तरह उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये तो उनसे डिटेल में बात होगी तो पता चलेगा। बट आई थिंक कि इस वक्त स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। हुकूमत को कोई ऐसा कदम इंपोर्ट पे किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, कोई ऐसा मैसेज नहीं देना चाहिए जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी और इंपोर्ट की ट्रेड अनस्टेबल हो जाए, इनस्टेबल हो जाए। रादर क्यों गवर्नमेंट को ये ऐलान करना चाहिए कि हम अपनी पूरी फॉरेन एक्सचेंज की पॉलिसी, इंपोर्ट की रिजीम को कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान की इंपोर्ट एक मिसकंसेप्शन है कि पाकिस्तान में लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट होते हैं। टोटल वो जो लोग आम बाज़ारों में बात करते हैं वो शायद स्टैटिस्टिक्स को मद्देनज़र नहीं रखते। आप फाइनेंस के आदमी हैं, आप पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक्स पढ़ लीजिए कि पाकिस्तान में चॉकलेट, खाने पीने की अशिया
$100 मिलियन, $150 मिलियन, $200 मिलियन, नॉट मोर देन दैट ये पाकिस्तान का ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स बताता है। इसलिए कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ख़ुद इतनी बड़ी प्रोडक्शन आ गई है चीज़ों की, जो कि आम खाने पीने की चीज़ों की, और मज़ीद बढ़ रही है। पाकिस्तान की ये जो लग्जरी आइटम का एक वो तो गाड़ियों को कह रहे थे ना, 9,000 गाड़ियाँ, 3,000 नई गाड़ियाँ, तो ये लग्जरी आइटम्स हैं। आप अगर इससे पहले जाएंगे तो इससे पहले 9,000 गाड़ियों से ज़्यादा, और इससे पहले अगर गलत हो रहा है तो फिर ये वो कह रहे हैं इस दफ़ा क्योंकि सिचुएशन क्रिटिकल हो गई है तो हमें लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट कंट्रोल, आपके रॉ मटेरियल्स वगैरह अगर इंपोर्ट होते हैं उस पर तो कोई फर्क नहीं, लेकिन वो लग्जरी आइटम्स की नहीं कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में लग्जरी आइटम्स कोई बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होते नहीं हैं। मैं तो ऑन डेली बेसिस मुझे पता है उन स्टैटिस्टिक्स का कि आप किस आइटम को लग्जरी आइटम कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी जैसी बुनियादी ज़रूरत को हम लग्जरी आइटम कहना शुरू कर देंगे एक ऐसे मुल्क में जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, मैं इसको अगर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करूँ कि यस, अगर $254 बिलियन की आउट ऑफ फाइनेंसिंग हो गई है पाकिस्तान में, अगर ये 250 अरब रुपए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर खर्च कर दिए जाते तो शायद इससे बहुत अच्छे नताइज निकलते। लेकिन इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है शरह सूद के ऊपर भी प्रेशर आने लगा आगे या नहीं आने लगा? आई डोंट थिंक कि IMF का कोई ऐसा प्रेशर है कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की बात करेगा। अच्छा। और ना ही कोई पाकिस्तान की अभी ऐसी सिचुएशन आई है कि कोई खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। थिंग्स आर स्टेबल। आई डोंट थिंक कि पिछले अगले 6 माह में कम से कम दिसंबर तक स्टेट बैंक ने खुद एश्योरेंस दी है ट्रेड को कि हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। आई थिंक डॉलर भी जो है वो इन नेक्स्ट 15 डेज़ आप देख लीजिए कि आई एम श्योर कि ये 160 162 तक बहुत जल्दी वापस आने वाला है। ये आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं 160? नो इट्स नॉट माय प्रेडिक्शन, इट्स बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। सही है, ये आ जाएगा 15 दिन के अंदर, ये इन नेक्स्ट 2 वीक्स में आ जाएगा। एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन? द बेसिस ऑफ दिस कि पाकिस्तान की जो नेक्स्ट 2 मंथ्स में एक्सपोर्ट इंशाल्लाह क्वांटम जंप आने वाला है। वो कैपेसिटी जो हो जाएगी एक्सपोर्ट आपको लगता है? अभी मंथली 2.25 मेरे ख्याल में मंथ ऑन मंथ कम से कम 15% का इंक्रीज आएगा। और दैट इंक्रीज इज बिकॉज ऑफ वॉल्यूम्स या फिर आपको वो CNF जो आप बता रहे हैं कि वो बेसिकली CNF, इसलिए कि वो तो अब देखें मैकेनिज्म है ना कि आप उस फ्रेट को भी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स गिनते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। तो ये कहते हैं कि 15 दिन के अंदर ये मुस्तान साहब ऐसा हो जाएगा कि 160 162 पे 15 दिन के अंदर ये कैलकुलेट करके ये बता रहे हैं, ही इज स्टेटिंग दिस ऑन मीडिया। आप डू यू एग्री विद दिस मुस्तान साहब? बिल्कुल देखो जी, बिल्कुल हो सकता है। ये जो फरमा रहे हैं ना लग्जरी लोग क्यों गर्दान करते रहते हैं, वो इसलिए करते रहते हैं कि 9,000 गाड़ियाँ तो आपने खुद कहा है कि आप मंगा रहे हैं, और उस गाड़ी की एवरेज कीमत भी अगर $10,000 करें तो $900 मिलियन बनता है। तो 900 मिलियन का आप अफोर्ड कर सकते हैं, ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है। हम इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी है इम्पोर्ट बिल को पे करने के लिए। 7.5% का हमारे साथ इंटरेस्ट देते हैं। तो हमें इन चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखना होगा। सिर्फ इसमें कि हमारी हम पाकिस्तान जो है $1 ट्रिलियन मार्केट का मेंबर बन जाएगा तो उससे मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, मुल्क को नुकसान ही है। और मैं समझता हूँ जो इन्होंने कहा 15 दिन बिल्कुल हो सकते हैं। आज मैंने जो तजवीज़ पेश की कि लग्जरी चीज़ों पे 100% LC खोल दें तो मैं कल ही देखा $1 2 रुपये गिर जाएगा। 98 में पहले कई दफ़ा मैंने हुकूमत को तजवीज़ दी थी, तो उन्होंने जब उस पर पाबंदी लगाई तो उसके बाद फ़ौरन डॉलर का रेट, क्योंकि डिमांड कम हो जाती है। अब तो इम्पोर्टर क्या करते हैं, 0 मार्जिन पे अपना इम्पोर्ट करते हैं और 3 दिन के बाद मार्केट से पैसा उड़ाते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन अवामिल जिनकी वजह से पाकिस्तानी रुपये में मुसलसल गिरावट है उनको जानने की कोशिश की। आपके सामने फॉरेक्स एसोसिएशन का मौक़िफ़, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची के मौक़िफ़ और साथ साथ माहिर मईशत साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा का मौक़िफ़ रखा कि आखिरकार वो किस तरह मुल्क की मईशत को देख रहे हैं। हफीज़ पाशा साहब ने कहा कि ये जो अनसर्टनिटी है, यानी ये जो गैर यकीनी है, ऐसी गैर यकीनी उन्होंने अपने 40 साल के कैरियर में नहीं देखी, और ये बड़े जो इस बात वो कह रहे थे। उन्होंने इसके अवामिल भी गिनवाए। इसके अलावा आपने देखा कि आगे मुस्तकबिल क्या हो सकता है, बोथ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आप कह सकते हैं, पेसिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक जो आगे फोकास्ट हैं वो भी आपके सामने रखी। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।